हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मिनी टेस्ट नंबर 2, अच्छा ये 1 लिखा गया क्या? मिनी टेस्ट नंबर 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 तो हो चुका है पहले, ठीक है। तो ये मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1 में हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मिनी टेस्ट 2 करने वाले। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला है। एज ए एग्जाम आपको टेस्ट मारना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। 30 क्वेश्चन पूछेंगे, अब देखना है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो इसमें स्कोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको तैयारी बहुत बढ़िया है, इसको आसान नहीं समझिएगा। और स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी आपका बहुत घटिया है, थोड़ा मेहनत कीजिए, तब वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। यदि नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, कहने मतलब यदि अच्छा नंबर मतलब 25+ सही नंबर है, और सबसे घटिया नंबर बोलेगा तो वही 15, 18, 17 इस तरह आ रहा है, तो घटिया नंबर हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। और 20+ भी है तो कोई दिक्कत, ठीक है नंबर, ठीक है। 25+ है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए, तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा नंबर टेस्ट है। चलिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन था? पहले आप हमारी कॉपी में लिखिए, फिर हम बताएंगे आंसर, ठीक है। तो कौन था बताइए? जजिया टेक्स्ट ब्राह्मण पर लगाने वाला कौन था दोस्तों? तो ये कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट? तो आप लोग 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हिंदी में ही है, जहाँ इंग्लिश की जरूरत होगा वहाँ हम बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला भी टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन से मतलब है ना, क्वेश्चन तो पता चल ही जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन, इसमें क्वेश्चन हिंदी करो या इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बता देंगे आपको। चलिए, तो इसका तो मेन डिमांड था दोस्तों कि ये देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति। कहने का मतलब दोस्तों इसका हिंदी में बोलेगा डोमिनेंस स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनेंस स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? प्राक्कलन समिति पता है, एस्टीमेट कमेटी, ये सब आपको PDF हम दे चुके हैं आपको, ठीक है, जो हम दिए हैं 79 पेज वाला। तो ये कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल मेंबर कितना होता है? 30 मेंबर होता है ना, और सारे लोकसभा का होता है, पता है कि नहीं? ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका 1950 हो जाएगा, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी तो 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा, राज्यसभा में कोई एक भी नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा से सारे लोकसभा के होते हैं। तो इसका आंसर एस्टीमेट कमेटी 1950। ये सब क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से आदिवासी लोगों तक गांधी जी के विचारों को किसने प्रसारित किया था? चलिए बताइए। कहने का मतलब दोस्तों, हु मतलब गांधी जी थॉट टू ट्राइबल पीपुल्स थॉ प्रिमिटिव केस सर्विस बोर्ड आदिम जाति सेवा मंडल, मतलब आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से आदिवासी लोगों तक गांधी जी के विचारों को किसने प्रसारित किया था? इसमें हिंदी इंग्लिश क्या चाहिए बताइए? तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग नारायण जी मार सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर नारायण जी होगा, ठीक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से किस बौद्ध प्रसिद्ध में अश्वघोष ने भाग लिया था? आपको PDF में सब सारा दे दिए थे, सब दे दिए थे दोस्तों। 483, 383, RBPK पता है कि नहीं? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कनिष्क, जो भी होगा ये चीज़ आपको बता चुके हैं। बताना चौथा में कौन था वो बताना, आपको वही पूछा हुआ है ना। चलिए तो देखिए, पहला राजगीर था, बता चुके हैं। वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलकुलम, ठीक है। तो देखिए ये 483 था, सारा PDF हम दे देते। इसका 100 कम, फिर 250, फिर 72। टेट नहीं पूछेगा आपको, यही पूछेगा। लेकिन कहाँ पूछा दोस्तों? चौथा संगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुमित्र पूछा ना, अश्वघोष। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन थे? अजातशत्रु, काला अशोका, कनिष्क, आपको पता है ना। तो अश्वघोष पूछा है, भाग लिया था किसमें? चौथा में लिया था भाग, वसुमित्र, ठीक है ना। चलिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है, देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, सही बात है ये। क्या पूछा? नहीं सही है, ठीक है। गलत कौन है? दादा भाई नौरोजी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 2 या 3 बार। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने पर भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश
जनता को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। बिल्कुल सही बात है ये। दादा भाई नौरोजी को भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर यही हो बी। ठीक है, ये दो ने 3 बार, ठीक है 3 बार बनते हैं। हालांकि डेट आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 1886, फिर कितना हुआ था 1886 में। फिर गांधी जी कब गए थे साउथ अफ्रीका? 93 ने। हाँ, तो 1893 2 गया, और एक था 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा 3, 1886, 1893, 1906, 3 बार बने थे। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो फेमस केव जो उदयगिरी और खंडागिरी जो है दोस्तों, ये कहाँ पे जो गुफा है, कहाँ पे? उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफा है दोस्तों, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक भारतीय अर्थशास्त्री डैश हैं? बताइए। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इंडियन इकोनॉमिस्ट, इसका बुक का ऑथर कौन है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, बताइए क्या होगा इसका? अमर्त्य सेन। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसका राइटर कौन है? अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से कौन पंच परगनिया नृत्य नहीं है? कौन नहीं, बताइए। ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा पंच परगनिया नृत्य नहीं है भैया? चलिए तो देखिए कौन है दोस्तों। देखिए झूमर पंचपरगनिया है, अंगनी भी है, मंडा भी है, कर्मा खोटा गीत है। ठीक है, जिसका आंसर 4 हो जाएगा। जैसे पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ऑथर बताइए। के.एस. सिंह, जे.सी. झा, एस.सी. रॉय और बिरोट्टम, जो भी लिखा हुआ देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट? इसका आंसर हो जाएगा के.एस. सिंह। क्या होगा इसका आंसर? के.एस. सिंह। वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में लिखिएगा पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था, ये बात पता होना चाहिए आपको। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व हुआ था बताइए? सिंगरे मानकी और बिनरे मानकी, यही था। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर पहला और चौथा। पहला चौथा कहाँ ऑप्शन में? दूसरा ऑप्शन। ठीक है। किस नदी किक्कट नदी कहा जाता है? हालांकि यह कुछ स्थानों पर बामागढ़ी के रूप में भी जाना जाता है। किक्कट बामागढ़ी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा नदी भैया? चलो बता दीजिए। कौन सा होगा? किक्कट नदी के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ जगहों में इसको बामगाड़ी भी बोलते हैं, बामगाड़ी। ठीक है, इसको पुनपुन नदी को, किसको? पुनपुन। किक्कट और किक्कट, बामागढ़ी, पुनपुन एक ही बात है। ठीक है। चलिए बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, वो बताइए। वो बता चुके थे आपको, रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्टिविटी सीरीज जो याद करने का ना, साइंस एक आध 2 क्वेश्चन जो बनेगा, आप गलत नहीं कीजिएगा उसको, और याद नहीं होगा तो जरूर गलत करके आइएगा। यूपीएससी क्या बताते? यूपीएससी ना, तो पीएससी मैजेंटल ट्रिक था। पीएससी मैजेंटल ऐसे करके एम करके चल जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे था। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बढ़ता है ऊपर। सबसे ज़्यादा किसका था? पोटेशियम का था। और सबसे कम किसका था? बीच में देखिए, बीच में हाइड्रोजन आता है एक, याद रखना आपको, हाइड्रोजन आएगा। इसके नीचे कॉपर आएगा। ठीक है, उसके नीचे प्लेटिनम मतलब पीटी, उसके नीचे क्या आएगा? सॉरी प्लेटिनम, सिल्वर आएगा, एजी, फिर गोल्ड आएगा, एयू, फिर प्लेटिनम लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट प्लेटिनम, याद रखिएगा। ठीक है, तो कम से कम ऊपर का 3 याद रख लीजिए यूपीएससी से। पीएससी लास्ट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर बीच में नीचे आएगा मैजेंटल ट्रिक है, एच आएगा, फिर एच के नीचे कॉपर, फिर उसके नीचे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सबसे नीचे प्लेटिनम ही आता है। ठीक है, पूरी देखो बताइए, दे देखो ऑप्शन CU, AG, AU और PT। बताइए सबसे कम रिएक्टिविटी किसका है? तो प्लेटिनम का। सबसे ज़्यादा किसका है? कॉपर का। इससे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ समझा, देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए दोस्तों, कॉपर के इधर देख लेना आपको, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, PSC मैजेंटल से देखिएगा आप, MAZNT
Tl ऐसे देख लीजिएगा तो जस्ता मतलब आयरन, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ठीक है, इसे देख लीजिएगा एक बार। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये बताइए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बताना है, घटते क्रम में। देखिए वेवलेंथ का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं, इसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा आपको पता ही होगा, वेवलेंथ का ट्रिक, उसका उल्टा कर दीजिए तो सबसे ज़्यादा एक्सरे का होगा, ठीक है। फिर अवरक्त मतलब इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फिर रेडियो तरंग हो गया। तो इसका आंसर तीन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप लोग को। अगला देखिए, देखिए दोस्तों एक्वारेजिया नाम सुने होंगे आप लोग, क्या होता है HNO3 और किसका रेशियो होता है HCl का होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HCl और HNO को मिश्रण होता है, किसके निर्माण के कारण प्रबल ऑक्सीजन के रूप में कार्य होता है, आपको रिएक्शन बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि रेशियो क्या होता है, कि HCl में 3 होता है, 1 2 3 लेटर है तो 3 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। रेशियो याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है, HNO3 को क्या बोलते हैं, मिक्सर बोल रहा है HNO3, ठीक है, और HCl जब मिक्स करेंगे दोस्तों क्या बनेगा पता है, आप देख लीजिए NOCl क्लोरीन प्लस वाटर, ये नहीं बनेगा NOCl क्लोरीन वाटर। तो देख लीजिए ऑप्शन में NOCl प्लस Cl2 यही बनेगा, ठीक है। NOCl क्लोरीन और वाटर 3 चीज़ बनता है, NOCl क्लोरीन वाटर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बताइए मिक्स ग्लैंड कौन सा है, इसमें से मिक्स ग्लैंड बताना है। स्तन ग्रंथि मतलब मेमोरी ग्लैंड्स, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज, अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एडर्नल ग्लैंड, जिसको एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पेनक्रियाज, और ये हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड। तो मिक्सचर कौन सा होता है, यही होता है, पेनक्रियाज ही होता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है, कहने का मतलब वाटर प्रेजेंट किसमें नहीं होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देख लीजिए, आपको फार्मूला पता है तो बना दीजिएगा। जैसे नीलत होता है किसको बोलते हैं, ब्लू विट्रोल को बोलते हैं, ब्लू विट्रोल नीलत होता है ना बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। बेकिंग सोडा का फार्मूला बताइए, बेकिंग सोडा बताइए, NaHCO3 यही होता है। वाशिंग सोडा का क्या होता है बताइए, वाशिंग सोडा का बताइए, Na2CO3.5 सॉरी 10 होगा ना यहाँ पे, 10H2O, वाशिंग सोडा यही होता है। और जिप्सम क्या होता है बताइए, जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए वाटर किसमें नहीं है। अच्छा ब्लू विट्रोल का क्या होता है, CuSO4.5H2, देख सकते हैं दोस्तों। देखो ब्लू विट्रोल जो होता है यहाँ पे Cu होता है, और जो जिप्सम होता है यहाँ Ca होता है, कैल्शियम। ब्लू विट्रोल में कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, और जिप्सम में CaSO4.5H2O, ठीक है। देख लीजिए इसमें वाटर है, इसमें भी है, इसमें भी है, बताइए किसमें नहीं है बताइए। तो बेकिंग सोडा में नहीं है, ठीक है। देखिए वाटर तो यहाँ पे है ही है, जब एवापोरेट हो जाता है तो यही सिर्फ बचता है ना, तो ये किस में हो जाएगा, सॉरी बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। फार्मूला याद रखना है, सब में वाटर 5H2O, 10H2O, 5H2O, इसमें NaCO3 ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम में CaSO4 आता है, ध्यान रखिएगा, और ब्लू विट्रोल में CuSO4 आता है। 5 याद रखना है यहाँ पे, इसमें 5, और धोने का मतलब वाशिंग सोडा में Na2CO4 10H2O आता है, ये भी ध्यान पूछ सकता है, एक्स लिख देगा, बोले एक्स का मान बताइए, ऐसे पूछता है, ठीक है। और बेकिंग NaHCO3 इंपॉर्टेंट है, चारों फार्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। वायरस में पोषण का तरीका होता है, क्या बोला, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन वायरस कौन सा होता है बताइए। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफिक्स, परपोषी मतलब हेट्रोट्रोपिक्स,
और मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफैटिक्स, और परजीवी मतलब पैरासिटिक। बताइए क्या होगा? बताइए। हेटरोट्रोपिक होता है, आइए तो ऑटोट्रोपिक। तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस से पूछा हुआ तो पैरासिटिक हो जाएगा, परजीवी। ठीक। ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम अणु का द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मास पूछा है। अच्छा, 1 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है पता है? ऑक्सीजन O2 होता है, कितना होता है मास नंबर इसका? 16 होता है, 16 32 होता है। ये नहीं पूछा हुआ है। अब पूछा क्या 3.2 ग्राम का, भैया तो इंटू कर दीजिए। 3.2 इंटू 32 कितना आंसर आएगा इसका? यही नहीं पूछा है, 1024 आएगा, मतलब पॉइंट एक आ जाएगा। तो 10204 102.4 102.4 102.4 कहाँ पे? यहाँ पे। तो पॉइंट का ख्याल रखिएगा, पता चल जल्दीबाजी में इसको नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, यही पूछा है। सिंपल न्यूमेरिकल 1 ग्राम में 32। ठीक है, 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑक्सीजन 32 होता है, तो 3.2 ग्राम का पूछा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये। सुपर कंप्यूटर गति डैश में मापी जाती है। बताइए किस में मापा जाता है सुपर कंप्यूटर का स्पीड? बताइए। देखिए इसको रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं दे रहे, इसे मैथ का सिर्फ देंगे। ठीक है, क्यों? रीजनिंग का देखिए सब बना ही लेता है। ठीक है, लगभग। चलिए फ्लॉप, चलिए इसका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सुपर का। निजी नेटवर्क को ब्रह्मा आक्रमण से बचाने के, बाहर से आक्रमण बचाने के तंत्र को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब तो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन कि द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज कॉल्ड फायरवॉल। क्या बोलते हैं इसको? फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सूचना को रोम में बिट्स के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा एम्बेडेड किया जाता है, जिसे रोम का डैश कहा जाता है। कहने का मतलब द इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इन द रोम इन द फॉर्म्स ऑफ बिट बाय प्रोसेस इज नोन एज डैश द रोम। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? द इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इन द रोम इन द फॉर्म्स ऑफ बिट्स बाय प्रोसेस नोन एज प्रोग्रामिंग ऑफ द रोम। क्या बोला जाता है इसको? प्रोग्रामिंग ऑफ द रोम। चलिए, एक डैश किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। A dash is an icon, graphic और text in the web page that links to another files or object। उसको क्या बोलते हैं? URL, URI, थीम या हाइपरलिंक। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देखना, गलत पूछा हुआ है। ठीक है, गलत है, गलत 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 मतलब गलत। PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होता है, सही बात है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी तथा नाम और एक्सटेंशन नाम होता है। ईच फाइल हैज प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम, सही बात है भी। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, गलत बात है। इसका आंसर ये गलत है, हो सकता है भाई साहब। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन है, तो बताइए। मैथ का पढ़िए एक बार आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए तो पढ़िए क्या बोला है। एक टोकरी में 4 लाल, 5 काले और 3 हरे और 4 सफ़ेद कंचे हैं। यदि टोकरी से 2 कंचे निकालते हैं तो पूछा है कि बताइए इसका क्या होगा। ये बास्केट कंटेन 4 रेड बॉल, 5 ब्लैक, 3 ग्रीन, 4 वाइट। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल कितना है? देखिए यहाँ पर लिख दिए 4 5 3 हरा 3 है, तो 2 निकालना, 3 तो 3C2 और 2 ही निकालना, तो कितना 5 4 9 9 10 11 12 12 4 16 16 ना, 16C2। इस तरह बनाने आता है कि नहीं आपको? यही तो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए प्रोबेबिलिटी तो बनाने तो आपको आता ही होगा शायद। 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 अपॉन 1 × 2, ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए शायद। 16 × 15 फिर 1 ×
2, ये से ये ख़त्म, ठीक है। 3 दूनी 6, ये मतलब कितना आएगा यहाँ पे 6/16 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 8, 8 5 40, 1/40। मतलब कि 3 ग्रीन में से आपको जो निकालना है, बताना कि कितना प्रोबेबिलिटी होना चाहिए दैट बोथ आर ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल कितना 3 है, 3 में से 2 बॉल निकालें, 3C2। और टोटल कितना है, नीचे टोटल आता है, टोटल कितना 16, 16 में 2 ही बॉल निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आना चाहिए इस तरह का सॉल्यूशन आपका। ये बताइए इस टाइप का जब भी आएगा दोस्तों तो आपको प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अब बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे देखिए ये तो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक है। इसका पावर 6 है इंटू 3 के पावर 3x, यही है ना, इज इक्वल टू इसका क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27, इसमें 3x + 2 × 4। अब तो बन गया, आपको दिक्कत, अब तो बनना चाहिए यार। 4 को 2 के पावर लिख सकते हैं, प्राइम में करना है ना, बस हो गया। अब इसका देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ 2 के पावर 2 है भाई साहब, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3x, यही तो है। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 9x + 3 दूनी 6, ठीक है, इंटू 2 के पावर 2। अब कोई दिक्कत, अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर लिख कीजिएगा, 3 के पावर 3x + 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 3 के पावर 9x + 6। अब बेस सेम है, बराबर कर दीजिए, 3x + 2 इज इक्वल टू 9x + 6। अब यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, बताइए, -2/3 निकाल लीजिएगा एक बार, आपको पता चल ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और समान ब्याज, ठीक है, एक दर पर निश्चित राशि के साधारण ब्याज पर अंतर राशि दिया हुआ इतना परसेंट है, ठीक है। ब्याज आपको रेट निकालना है। कहने दोस्तों द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देखिए दोस्तों, याद रखिए एक फार्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ है कितना 2 साल के लिए, ये 2 साल के सिर्फ टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 साल का, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए एग्जाम में, ठीक है। CI - SI इज इक्वल टू PR/100 के होल स्क्वायर, टाइमिंग 2 बस लगा, यही लगाना है आपको, ठीक है, यही लगाना है हमेशा। देखिए ये 2 साल का टाइमिंग है, ठीक है। हालांकि 3 साल का अलग फार्मूला था, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही साल पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या, दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 144% ऑफ P बोला हुआ है, यही नहीं बोला हुआ है, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। सम 144% ऑफ P बोला, तो कहने मतलब जो डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों 144% ऑफ P, यही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ सामने क्या दिया हुआ है PR/100 का होल स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। अब परसेंट हटा देंगे तो 144, PP काट दीजिए, हटाइए, और अपॉन ऑफ 100 इधर रूट कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा R/100। बताइए 144 किसका है 12 का है और 100 10 का है। आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। R कितना आया 120%, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला वो ध्यान दिए, डिफरेंस दिया हुआ है 144% ऑफ P। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए तो पता चल जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, काम आएगा आपको। चलिए, एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा हिस्सा कीचड़ में है, ठीक है। लंबाई का 1/3वां हिस्सा पानी में है और 3 × 1/3 जो मीटर जो है, मतलब 10/3 मीटर का बचा हुआ हिस्सा पानी से ऊपर है। तो लैंप पोस्ट के पूरे ज्ञान बताना भैया, तब पूरे ज्ञान मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यही है ना। तो पूरी बताना, देखिए कितना, देखिए x/3 कहाँ पे है, लंबाई कीचड़ में है, ठीक है। और आधा हिस्सा कीचड़, सॉरी कहाँ गया, आधा हिस्सा कीचड़ में ना। चलिए तो x यहाँ हटाइए, x/2 कहाँ पे दोस्तों कीचड़ में है, फिर पानी में कितना है x/3 है, और पानी से ऊपर कितना है 10/3, यही है ना, यही तो बोल रहा है। अरे ये किसके बराबर है, ये पूरा लैंप पोस्ट के बराबर है, x के बराबर है। लो भाई सॉल्व कर लीजिए, 2 ×
3x 2x 20 सॉल्व करने आता ही होगा ये, ठीक है। तो 3 2 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 6x। तो इधर से x इज इक्वल टू क्या आएगा 20। तो x का वैल्यू पूछा है ना, बिल्कुल पूछा। ध्यान रखना है कि आधा हिस्सा पानी कीचड़ में, आधा हिस्सा पानी में, और जो बचा हुआ हिस्सा जो तो पानी के ऊपर है। तो भैया वही लेंथ, जैसे मान लीजिए ये है रोड मान लेते हैं, ठीक है। तो एक कीचड़ में है, कुछ हिस्सा यहाँ पे, और जो बच गया ऊपर में, तो ये पूरा लेंथ का पूछा लंबाई ना, तो x मान लिए, बाकी सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा बेसिक आपको। चलिए APGP दिखाइए, आपको यहाँ से फार्मूला डिवीजन होगा, ठीक है, बनना चाहिए। देख क्या बोला है, 13 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 30। आपको पता होगा नंबर ऑफ टर्म निकालने कैसे निकल जाता है। एक फार्मूला देख लीजिए, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D, यही बोल रहा है, ठीक है। A प्लस कितना 13, 3 की जगह 13 पुट करेंगे तो 13 माइनस 1 12D, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना आपको 30 दिया हुआ है, AN का वैल्यू आ गया 30। पहले क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, ठीक है। अगला क्या बोला है, अच्छा देन सम टू 25 टर्म। तो सम निकालने का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ टर्म n/2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है फार्मूला, यही होता है ना, यही होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 25 टर्म बोला है, तो 25 बट्टा यही नहीं बोला, सम टू 25 टर्म 2a n माइनस 1d मतलब 24d हो जाएगा। 25 माइनस 1 24d। कुछ दिख रहा है बताइए, पहले क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, अरे हाँ दिख तो रहा है। यदि 2 कॉमन ले लेते हैं, इसके बीच में कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे मान लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ 12 बच जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री, 30 दिया हुआ, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा यहाँ पे, समझे, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ से काट दिए 30, 25 × 30, 25 दिया 75, 750, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर यहाँ 2 कॉमन ले लिए, दिख गया, पुट करके फट से मार दिए, ठीक है। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन है, 10 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 30। भैया 2a न्यून कौन है, मतलब इक्विट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ए का वैल्यू बता पूछ, ऑप्शन में सब 90 से कम ही है, बताइए। तो क्या आपको बताए थे पहले, क्या बताए थे भैया, 10 को कॉट साइन कोस सेक कोसेक कैसे बदलता है, 90 के साथ या 270 के माइनस करेंगे तो एंगल बदल जाता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, चलिए देखिए दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 के साथ है तो माइनस ऑफ कॉट क्या हो जाएगा 10, और एंगल कितना 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यही चीज़ तो लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, यही चीज़ को लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कॉट a माइनस 30। भैया दोनों कॉट है तो बराबर एंगल तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर चलेगा 2 है तो 3a इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 30, तो 90 और 30 120, तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये टोटल 30% थे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपका प्लस 25 प्लस आना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों का तो 30 आउट ऑफ 30 भी आएगा, ये बात कंफर्म है, बहुत लोगों का 30 आउट ऑफ 30 आएगा। और जिनका 15 से नीचे है दोस्तों, तो यकीन मानिए तैयारी वगैरह कीजिए, वरना आप तैयारी मत कीजिए, बेकार पीछे हो जाइएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। मेहनत करने से क्या, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए फिर, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ना तो टफ है ना ही आसान है, एग्जाम ओरिएंटेड है। हालांकि बहुत लोगों को लगेगा ये आसान है, आसान नहीं भैया, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। किसी को लगेगा टफ, तो भैया उसको तैयारी नहीं है फिर, समझ रहे ना। चलिए तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन मिनी टेस्ट सेकंड हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारा करंट अफेयर चीज़ आपको मिल जाएगा, और जो मटेरियल आपके लिए काम का वो जरूर देख लीजिएगा एक बार। JSSC वाला करके ऐप है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।